तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कॉलेज टीम्स होप सबके आप सब ठीक होंगे अपने अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे। ओके वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर्स। ओके सो आप सबका एक बार वापस से स्वागत है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने BHIC 132 अपनी बुक सीरीज स्टार्ट की है और अभी तक हमने इसके 9 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। आई होप कि आप सबका अभी आपने सबने वो चैप्टर देखे होंगे और कहीं ना कहीं आप साथ साथ लेकर रिवीजन भी चल रहे हो। ओके सो अभी तक हम इस ट्रॉफी के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमारे 10 चैप्टर खत्म हो चुके हैं और जब हमारा 16th जब हमारे पूरे 16 चैप्टर हो जाएंगे तभी हम ये बुक की वीडियो ये सीरीज छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैं पूरे बीच में छोड़ के जाऊँगा, कोई ऐसा बात नहीं है। ठीक है, सो तभी हमारी जाके ये ट्रॉफी हम इसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, सो अभी हम इसके बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गए हैं। 10 चैप्टर हो गए हमारे, सिर्फ 6 चैप्टर बचते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वो चैप्टर भी खत्म हो जाए और हम अपनी कोई नई सीरीज या नई बुक स्टार्ट कर दें। अगर आप चाहते हो उससे पहले कोई अगर आपकी हेल्प करने के लिए कोई भी बुक चाहते हो तो कमेंट में बता दिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको स्टार्ट कर सकूँ या फिर आपकी हेल्प कर सकूँ। ओके सो आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंस ऑफ राष्ट्रकूट। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरी बुक का। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रकूट जो थे बहुत ही बड़ा एम्पायर था। अगर हम बात करें मिडिल के तो उसके टाइम पीरियड में आपको बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर वर्क्स देखने को मिलता है और भी उसने बड़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स करवाई थी। ठीक है, और क्या कहते हैं ये चैप्टर है, ये सबसे बड़ा बहुत ज़्यादा लेंथी है पूरे। सो मैंने कोशिश की थी पूरा चैप्टर पढ़ने की और मैंने सोचा था कि कहीं ना कहीं मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाऊँ या फिर लेकिन हर एक एवरी पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने पूरी लाइन टू लाइन आपके लिए लिया है। आई होप कि आप सब इसको एंजॉय करेंगे और जितनी मेहनत से मैं आपके लिए लाया हूँ और आप उतनी मेहनत दिखाओगे और कहीं ना कहीं अपने लिए रिजल्ट लाओगे। ठीक है, सो मुझे भी पता है कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि हमको शॉर्ट नोट्स मिले और हमको पढ़ने के लिए मिले, लेकिन अगर कहीं बात करो इसकी तो इस चैप्टर में अगर बात करूँ तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हर एक पॉइंट को लेके चला हूँ। ठीक है, सो इस चैप्टर में से भी बड़े ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अगर बात करें इस टाइम की तो अगर हम बात करें TM में असाइनमेंट की तो यहाँ से भी इस बार भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आई होप इस चैप्टर को आप सीरियस लेंगे। ठीक है, सो आप आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे कि क्या क्या हमने इस टॉपिक में पढ़ने वाली हैं फिर क्या क्या क्या। ठीक है, इंडिया विटनेस 3 पावरफुल किंगडम्स बिटवीन 750 टू 1000 CE। अगर अब आपने ये फर्स्ट लाइन पढ़ दी तो हमको ये लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको कितनी बार बता दिया है, ये अभी तक आई होप कि आप सबको पता लग ही गया होगा कि वो 3 किंगडम्स कौन से हैं। ऑब्वियसली अगर हम 750 से लेकर 1000 BCE की बात करें तो सबसे जो 3 प्रोमिनेंट जो हमको सबसे 3 पावरफुल एम्पायर देखने को मिलते हैं, ऑब्वियसली पालास देखने को मिलता है, राष्ट्रकूट देखने को मिलता है और गुर्जर हारास देखने को मिलता है। ठीक है, ऑब्वियसली थ्री पार्टी स्ट्रगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा यही 3 जो किंगडम थे यही ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, पाला एम्पायर, प्रतिहारा एम्पायर एंड राष्ट्रकूट एम्पायर इन द साउथ इंडिया। देखो वैसे मैंने जैसे पहले बता दिया आपको। ठीक है, द किंगडम फॉट ईच अदर टू एस्टैब्लिश देयर रेस्पेक्टिव हेजेमनी which was trend of early medieval India. Rashtrakoot Empire dominated the Deccan for almost 200 years till the end of 10th century and also controlled territories in North India and South India at various times, which lasted the long lasting of 3 years. It was not only the most powerful empire of the empire but accepted as bridge between North and South India in economy as well as cultural matter. It also promoted and expanded North India tradition and policies in the South India. Significantly, India touched new heights of stability and achievement in the field of politics, economy, culture, education and religion in this space. बहुत देखो कि अच्छी बात कितनी इंपॉर्टेंट लाइन यही से हमको पता लग जाती है राष्ट्रकूट एम्पायर के बारे में। क्यों हम इसके बारे में इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम बता रहे हैं कि जो राष्ट्रकूट एम्पायर है, राष्ट्रकूट ठीक है, सो उन्होंने साउथ में कितने साल 200 साल तक, लगभग 200 साल तक का राज किया होगा। सोच सकते हो आपकी मतलब कितने ज़्यादा पावरफुल रहे होंगे, कितने ज़्यादा इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ है या फिर जो ओवरऑल जो है कितनी ज़्यादा डोमिनेट रही होंगी, कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे, जो इनके जो सक्सेसर है वो भी कितने ज़्यादा पावरफुल रहे होंगे। ठीक है, और बात करते हैं ना केवल इसने सिर्फ 200 साल राज किया या फिर ना केवल ये सिर्फ इतना पावरफुल रूलर माना जाता था, लेकिन इतना पावरफुल एम्पायर माना जाता था, लेकिन जो नॉर्थ और साउथ के बीच का ब्रिज माना जाता था। ठीक है, राष्ट्रकूट को, क्योंकि हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो राष्ट्रकूट है वो इतना एरिया कवर करता है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और यहाँ पर नीचे इतना। सो इधर ऊपर से नॉर्थ वाला किंगडम होता था, यहाँ से साउथ, कहीं ना कहीं जो नॉर्थ और साउथ के बीच में ब्रिज का काम करता था। ओके, सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एम्पायर। ओके, सो अगर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एम्पायर पता होगा कहीं ना कहीं, सो मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हो या फिर कोई भी इंट्रोडक्शन हो तो आपको इंट्रोडक्शनल पार्ट, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा पेपर, तो आप उसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिख सकते हो ताकि वो कहीं ना कहीं एक अच्छा इफेक्ट डालता है आपके उस क्वेश्चन में, ताकि उसे पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं जो बच्चा है उसको कहीं ना कहीं चैप्टर की जो नॉलेज है। ओके, सो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं अपने दिमाग में अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए डाल दो। और ओवरऑल मैं ऐसे बता रहा हूँ, अगर जो कोई बच्चा पे बात अगर है इग्नो का जो है, जो जैसे हम पढ़ रहे हैं कि BHIC 132 जो बुक है वो इग्नो की है, लेकिन जो अगर कोई बच्चा है जो या फिर कोई भी मेरा भाई, मेरा फ्रेंड ऐसा जो कि इग्नो से नहीं है लेकिन फिर भी ये वीडियो देख रहा तो उसको भी पता है कि इग्नो की जो बुक है, इग्नो का कंटेंट है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा डीप लेवल का है और कितना ज़्यादा मैटर करता है आगे की लाइफ में जब हम बात करते हैं दूसरों की। तो कुछ बच्चे जो हैं 6 to 12 NCERT पूरी पढ़ते हैं, फिर जाके आगे वाले प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो जब हम बात करें इग्नो की तो उसमें भी बिल्कुल वैसे ही है, डीप लेवल की दिया हुआ, बिल्कुल बेसिक से दिया हुआ है। तो आई होप कि आप सब यहाँ से जो पढ़ रहे हैं तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़े ताकि आपको इसके बाद किसी और की जानकारी। अगर आपने इग्नो का, मैंने कितनी बार पहले बता दिया कि अगर इग्नो को आपने पढ़ लिया तो इनफ है। ओके, सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेके चलते हैं, कुछ ज़्यादा नाम बताता हुआ आपको। The word Rashtrakuta means chief of the Rashtra division of kingdom. It is possibly that the line of kings belongs to the
This class of provisional officer as designation appears in the inscription of many dynasties. We may say for sure that Rashtrakuts were high officials, either provincial chiefs of another kind of administrative. For example, Rashtrakuta Govindraj, son of Shivraj, acting as Vishnupati, is mentioned in the Navrana plates of Chalukya Vikramaditya, first of Badami. Rashtrakoot dynasty is famous for a long line of brave warriors and administrators which played them in the formation of vast empire. ठीक है, सो यहाँ पर राष्ट्रकूट की जो बात कर रहा है, राष्ट्रकूट का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर किंगडम या डिवीजन के जो सबसे बड़े चीफ्स होते हैं या फिर वो, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हिस्ट्री में अगर उनको राष्ट्र को मिल रहा तो कहीं ना कहीं जो उनके उससे पहले जो डायनेस्टीज थी या फिर उससे जो जब वो डोमिनेंस में थे, जो वो किसी के ना किसी के जो फेडरेटरीज थे, ठीक है। सो वहाँ पर हमको देखने को मिलता है कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे हमने देखा कि जो कुछ राजा है, राजा के अंडर जो राजा वो खुद ही चलाता था, लेकिन वो मतलब जो उसका जो ऊपर वाला हेड जो मेन किंग होता था, ठीक है, जो लोकल लेवल का राजा होता था वो मेन किंग को रेवेन्यू देता था, लेकिन जो अपना राज्य है वो खुद ही संभालता था क्यों, लेकिन इस पे रूल कहीं ना कहीं जो मेन राजा का होता था, ठीक है। सो राष्ट्रकूट कहीं ना कहीं अपने इंडिविजुअल लेवल पे राजा रहे होंगे, चीफ्स रहे होंगे लोकल विलेज के, तो बाद में उन्होंने खुद को इंडिविजुअल उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस साबित की होगी, ठीक है। सो चालुक्य बादामी जो विक्रमादित्य का इंस्क्रिप्शन उसमें भी हमको देखने को मिलता है राष्ट्रकूट के बारे में। ओके, सो राष्ट्रकूट मैंने आपको पहले बताया कि 200 सालों तक इन्होंने राज किया। सो ये जाने ही जाते हैं अपनी लॉन्ग टाइम किसी को लेगेसी के नाम पर, ठीक है। They fought continuously with Pratihara, Eastern Chalukya of Vengi, Cholas, Pallava of Kanchi and Pandyas of Madurai. The Pallavas were in decline at their successor. The Cholas were emerging weakness of these kingdom became helpful in victories and establishment of Rashtrakoot Empire. There was no power in northern India strong enough to interface with affairs of Deccan and also provided an opportunity for the emergence of Rashtrakuts. ठीक है, ऑब्वियसली सो राष्ट्रकूट्स की अगर कहीं बात होगी तो वहाँ पर 3 डायनेस्टी की बात होगी, आपने अपने दिमाग में बैठा लो ये बात नॉर्मली, ठीक है। जहाँ पर अगर राष्ट्रकूट्स की बात होगी और जो कहीं ना कहीं डायनेस्टी उसकी लड़ाई की बात होगी कि राष्ट्रकूट किसी से लड़ाई हुई, सो राष्ट्रकूट की हमेशा ऑब्वियसली 3 तो मेन है, ठीक है। राष्ट्रकूट्स, पल्लव पालाज और प्रतिहाराज, ठीक है, क्योंकि इन तीनों की एक दूसरे के साथ फाइट हुई थी, किसके लिए, कन्नौज के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे कि जो राष्ट्रकूट से उनकी कंटिन्यूसली फाइट रही थी पालास के साथ कहीं ना कहीं, और चालुक्य वेंगी के साथ, पल्लव के साथ कांची के जो पांड्यास थे मदुरई के। तो यहाँ पर मैंने कहा क्योंकि जो राष्ट्रकूट का एम्पायर जिस टाइम पे जो इस एरिया में जो डोमिनेट हो रहा था, कहीं ना कहीं एमर्ज हो रहा था, और ये इस एरिया पे हमको देखने को मिलता है कि जो उसके नीचे वाले एरियाज हैं वहाँ पर भी न्यू जो पहले से डायनेस्टीज हैं वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इसको रोकेंगी, ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक्सपैंड कर रहा है अपना टेरिटरी, जैसे जैसे एक्सपैंड करेगा दूसरों की टेरिटरी लेगा, ओके। तो यहाँ पर जो दूसरे टेरिटरीज हैं वो इसको कहीं ना कहीं स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं हमको बैटल देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, नाउ द थिंग इज राष्ट्रकूट एम्पायर. There were several branches of Rashtrakutas ruling in different parts of India in the entire early medieval period. Earliest known ruling family of Rashtrakutas was founded by Manyakhet in Malkand, having Paladhivaja banner and Garuda Lalanchana. ठीक है, सो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि राष्ट्रकूट जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही ब्रांच नहीं है। एक ब्रांच का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं एक ही रॉयल फैमिली नहीं है राष्ट्रकूट्स की। अब बात कर रहे हैं इतने बड़े राष्ट्रकूट एम्पायर की, ठीक है। सो जो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की जो ब्रिज माना जाता है, कहीं ना कहीं इसका इतना ओवर रूलिंग फैमिलीज होंगी, ठीक है, कहीं ना कहीं इतना इसका एरिया है। सो यहाँ पर बात करें कि सिर्फ इतना ही नहीं, जो राष्ट्रकूट्स का जो अलग अलग ब्रांच थी, ठीक है, वो अलग अलग जैसे अपने अपने टेरिटरी में अलग अलग टेरिटरीज में बसे हुए थे, ठीक है। जैसे मान करो अगर यहाँ पर राष्ट्रकूट का मेन ब्रांच कहीं ना कहीं जो इनकी कैपिटल है, सो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अलग अलग जहाँ पर राष्ट्रकूट्स हैं और भी उनके ब्रांचेस है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जब अगर कहीं से बाहर का फॉरेन से इन्वेजन होगा या फिर कहीं ना कहीं इनको अटैक होगा तो मिलके जो कहीं ना कहीं एक साथ सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर बात करें राष्ट्रकूट की फर्स्ट की, तो सबसे पहले जो फर्स्ट राष्ट्रकूट फैमिली हमको देखने को मिलती है मालखंड में मिलती है, ओके। Another Rashtrakoot family was ruling in Bitul district of Madhya Pradesh. Important है, ठीक है। The Antroli Charoli inscription bearing the Garuda seal dated 757 CE mentioned 4 generation. Karka first, his son Dhruva, his son Govinda, and his son Karka second, belonging to the collateral branch of Malkhed line, holding sways in the Lata country in Gujarat. दंती दुर्ग वाज फाउंडर ऑफ इंपीरियल राष्ट्रकूट लाइन। ऑब्वियसली अगर आपने पढ़ा होगा राष्ट्रकूट के बारे में तो आपको पता होगा कि जो दंती दुर्ग फर्स्ट रूलर है ऑब्वियसली इस लाइन का। लेकिन आज हम इस चैप्टर में जो है ऑब्वियसली हर एक पॉइंट जो है राष्ट्रकूट के बारे में वो पढ़ लेंगे। उसके अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो उसके अलावा आज आपको किसी और वीडियोस देखनी या कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक पॉइंट आज आपको राष्ट्रकूट से मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो दंती दुर्ग है ऑब्वियसली उसको रियल फाउंडर माना जाता है राष्ट्रकूट से पाएगा, ठीक है। ही सीम्स कंटेम्प्रेरी ऑफ कारका सेकंड। एग्जैक्ट रिलेशन टू दीज किंग्स ऑफ द मालखंड लाइन कैन नॉट बी डिसाइडेड विद certainly, though it is not possible that Karka first of the character of 1570 was identical with
the grandfather of Dantidurga himself. The kingdom was founded by Dantidurga, who fixes the capital at Manyakhet of Malkhand near modern Sholapur. ठीक है, सो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रकूट एम्पायर है ना, उसके उसकी बैकग्राउंड की बात कर रहा है, उसके हिस्टोरी की बात कर रहा है कि जो राष्ट्रकूट थे ना, ठीक है। सो राष्ट्रकूट की वाली फैमिली जब बात करें तो मालखंड में देखने को मिलती है, और हमको देखने को मिलता है कि राष्ट्रकूट के काफ़ी सारी ब्रांचेस भी देखने को मिलती हैं जो अलग अलग जगह पे फैली हुई है, अलग अलग जगह पे एक्सटेंड है, ठीक है। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो पूरा अंतरौली चरौली से हमको ये देखने को मिलता है कि इंस्क्रिप्शन से हमको देखने को मिलता है कि जो 4 जनरेशन है कहीं ना कहीं जो राष्ट्रकूट की जो दंतेदुर्ग से पहले आई हैं, और जो कहीं ना कहीं शायद फेडरेटरीज रहे होंगे या फिर इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेंगे कि उनके टाइम पे इतना ज़्यादा डोमिनेंस नहीं था राष्ट्रकूट का। सो उसके उसके बारे में हमको देखने को मिलता है कौन कौन से कार का फर्स्ट है, उनके बेटे जो ध्रुवस है वो गोविंदा सन हो, या जिसके कार का सेकंड। वो बात करते हैं जब दंतेदुर्ग की, तो इसमें ये हमको क्लियर एविडेंस नहीं मिलता कि जो दंतेदुर्ग कहीं ना कहीं से उनका शायद उनका ग्रैंड सन हो, या फिर उनका कहीं ना कहीं उसके साथ रिलेशन हो, ठीक है। सो ये इतना पूरा एग्जैक्टली नहीं मिलने का मिलता है कि क्या पता वो कहीं ना कहीं उसके जो ओवरऑल जो रूलिंग फैमिलीज थी, या फिर जो दूसरी उसके जो फीडरेटरीज थे, ठीक है, या फिर जो उसकी जो दूसरी ब्रांचेस थे उसका उनमें से एक हो। सो बाद में देखते हैं कि जब दंतेदुर्ग जो रूल पे आता है, जो कहीं ना कहीं वो अपना रूल स्टार्ट करता है, सो उसकी जो कैपिटल होती है वो कहाँ पर होती है, मानिकखेत मालखंड, ठीक है, ऑब्वियसली। सो एक बार हम देख लेंगे कि सबसे पहले किस तरह से जो यहाँ पर हुआ है, ठीक है। इसमें से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मेन बात ये कि अगर मैं देखो जब ये बता रहा था तो सबसे पहले मैं गूगल में भी चेक कर रहा था, गूगल में भी इतने अच्छे से नहीं देखा, क्योंकि अब आप बात करें इग्नो की, सो ऑब्वियसली हमको पता है कि डीप लेवल पर चल के गए, ऑब्वियसली एक पॉइंट पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर बताया कि जो ये जो फर्स्ट रूलर है ना यहाँ पर दंतेदुर्ग से पहले, ये कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा पावरफुल रूलर्स नहीं थे, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रकूट एम्पायर के भी रूलर्स रहे उससे पहले, दंतेदुर्ग से पहले। जैसे अगर बात करें तो श्री गुप्त उसकी, तो चंद्रगुप्त इज द रियल फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, बट श्री गुप्त वाज आल्सो, जैसे हम बात करें उससे पहले कि, तो जैसे श्री गुप्त वाज द फाउंडर बट चंद्रगुप्त वाज द रियल फाउंडर, ओके। सो वैसे यहाँ पर बात करें तो दंतेदुर्ग वाज द रियल फाउंडर, बट उससे पहले के जो उसके एंसेस्टर है, जहाँ पर हम जिनके बारे में हमको कहीं ना कहीं शिलालेखों के बारे में मिलता है, और राजपूत राष्ट्रकूट से जो बिलोंग करते हैं सब वही है। तो सबसे पहले कौन है, दंती वर्मन, इंद्रा, उसके बाद इंद्रा फर्स्ट आया, ठीक है, उसके बाद गोविंद राजा आया, फिर काका फर्स्ट, ठीक है, फिर इंद्रा सेकंड, फिर ओके। तो यहाँ पर ये जो उससे पहले वाले थे, लेकिन जब हम बात करें दंतेदुर्ग फर्स्ट की, तो जब दंतेदुर्ग आया था, सो वो कहीं ना कहीं अब ये देख रहे हो उसके आगे उसने टाइटल्स भी लिए हुए, क्यों, क्योंकि उसने अपने आपको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया होगा, कहीं ना कहीं अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी होगी, और किंग अपने एस्टैब्लिश एम्पायर एस्टैब्लिश कर दिया होगा, ठीक है। तो हमको देखने को मिलता है कि दंतेदुर्ग आया, उसके बाद उसने कौन कौन सा टाइटल लिया, पृथ्वी वल्लभा लेकर महाराजा धीराज परमेश्वर, ठीक है, परम भट्टार का, ये उसने टाइटल लिए थे। उसके बाद कृष्णा राज फर्स्ट आया, कृष्णा राज आया, उसके बाद गोविंदा सेकंड आया, हमने से पहले बात करें तो गोविंदा फर्स्ट आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखा हुआ है, ठीक है। सो गोविंद सेकंड आया, हमको यहाँ पर इसने टाइटल लिया है विक्रमोल्लव का, ठीक है। उसके बाद धेनु आया, उसके बाद गोविंदा अमोघ हुआ, ठीक है। उसके बाद हमको कृष्णा सेकंड देखने को मिलता है, उसके बाद इंद्रा थर्ड देखने को मिलता है, अमोघ वर्ष सेकंड, गोविंद द फोर्थ, ठीक है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है अमोघ वर्ष सेकंड देखने को मिलता है, कृष्णा थर्ड, टोगा, उसके बाद काका सेकंड। इसमें लास्ट में क्या बात करें तो कृष्णा थर्ड के बाद तक ही हमको जो है इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। दंतेदुर्ग से लेकर कृष्णा थर्ड तक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं, क्योंकि इनके टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डेवलपमेंट हुई था। अगर बात करें तो इसी को जैसे मुगल एम्पायर के टाइम की बात करें तो औरंगजेब के बाद जो भी रूलर्स आए तो मैक्सिमम हमको ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं होता, क्योंकि उनके टाइम पीरियड में ना ही कोई लिटरेचर वर्क हुआ, या ना ही कोई आर्टिकल वर्क हुआ, या ना कोई बैटल हुई, तो हमको उनके बारे में ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता। लेकिन सब वैसी बात आई है यहाँ की, कृष्णा थर्ड के बाद हमको ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है। अब देख सकते हो कि कृष्णा थर्ड जो है लास्ट किंग है, जिसने कहीं ना कहीं एक टाइटल लिया हुआ है। इसका मतलब इसके टाइम तक का जो टाइम पीरियड हो कहीं ना कहीं अच्छा चल रहा था, पावरफुल चल रहा था। उसके बाद जो है वैसे जो उसके 2 सक्सेसर है शायद इतने ज़्यादा पावरफुल, इतने ज़्यादा डोमिनेट नहीं हुए होंगे, इसीलिए कहीं लास्ट में थोड़ा अनसक्सेसफुल रहे होंगे या वीक पड़ गए होंगे, ठीक है। We now come to the main line of Rashtrakutas. Dantidurga, a strong and able ruler, was real founder of lasting empire. मैंने आपको पहले बता दिया कि जो दंतेदुर्ग कहीं ना कहीं रियल फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर माना जाता है, ठीक है। राष्ट्रकूट का जो रियल फाउंडर है, जो राष्ट्रकूट का फाउंडर है, वो कौन है, दंतेदुर्ग, ओके। आई होप आप सबको याद रहेगा। The earliest record of his region, the Ellora inscription of 742, important है, नोट करेंगे, mentions that the title पृथ्वी वल्लभा and कागावलोका of फॉर हिम, ठीक है। सो हमको देखने को मिलता है कि जो 742 में इलोरा इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है, उसमें हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से जो दंतेदुर्ग है उसको टाइटल्स दिए गए हैं, ठीक है। लता एंड मालवा वर इन द डिस्टर्ब्ड कंडीशन आफ्टर द अरब इन्वेजन एंड टेकिंग दैट एडवांटेज दंतेदुर्ग टू कंट्रोल ऑफ दिस टेरिटरी। दंतेदुर्ग आल्सो अटैक्ड कांची, द कैपिटल ऑफ पल्लवास, एंड स्टक अप द अलायंस विद नंदीवर्मन Pallavarman, to whom he gave his daughter Riva in marriage. The warlike monarch Dantidurg captured the outlying territories of extensive Chalukyan empire and then assaulted on the heart of empire and easily defeated Kirtivarman. So यहाँ पर बात करें कि किस तरह से जो दंतेदुर्ग था वो कितना पावरफुल रूलर था, कितना जो उसकी टेरिटोरियल एक्सपेंशन थी, ओके। 742 CE की बात करें तो उस इंस्क्रिप्शन में हमको देखने को मिलता है कि क्या देखने को मिलता है इस इंस्क्रिप्शन में। इस इंस्क्रिप्शन में हमको देखने को मिलता है कि दंतेदुर्ग को जो अलग अलग टाइटल्स मिले उसके बारे में देखने को मिलता है, ठीक है। और हम बात करते हैं उस जो कहीं ना कहीं मिड इंडिया मेडिवल इंडिया का कहीं ना कहीं टाइम अब आ गया, अर्ली मेडिवल इंडिया जिसको हम बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से अरब से इन्वेजन हो गई है। सो जहाँ से कहीं ना कहीं अरब से इन्वेजन हो रही थी, तो पॉलिटिकली जो नॉर्थ इंडिया का जो कहीं कुछ टेरिटरीज थे, कुछ एरियाज थे, वहाँ की जो पॉलिटिकल सिनेरियो थे वो कहीं ना कहीं खराब चल रहे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं जो डिसइंटीग्रेशन चल रही थी, सो दंतेदुर्ग इसका मौका उठा के, इस मौके का फायदा उठा के उन टेरिटरीज को कैप्चर कर लेता है, ओके।
उन टेरिटरीज को कैप्चर कर लेता है और अपनी टेरिटरी के अंदर ले आता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अगर बात करें उसकी, तो साउथ की अगर बात करें तो उसने पल्लवों पे भी अटैक किया और पल्लव की जो कैपिटल थी कराची वहाँ पर भी अटैक किया। और जब बाद में जो दूसरे टेरिटरी के साथ जब वो लड़ाई होती है तो उसकी तो वो अपनी बेटी की तो मैट्रिमोनियल अलाइंस करता है और अपनी बेटी की शादी करवा देता है रणदीप वर्मन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर पोजीशन ऑफ वुमेन जो हमने पिछले चैप्टर में वो देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं कितनी ज़्यादा वुमेन्स की जो यहाँ पर पोजीशन कम थी, कहीं ना कहीं सिर्फ उनको मैट्रिमोनियल अलाइंस के लिए यूज़ किया जाता है, कहीं ना कहीं पंगा पड़ गया, जाओ शादी करवा दो अपनी बेटी के। तो यही हो रहा था वहाँ पर भी। तो ये वाली बात वो चल रही है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इसने चालुक्य एम्पायर पे भी अपना अटैक किया था, राष्ट्रकूटों ने वहाँ तक भी अपनी टेरिटरीज पहुँचाई थी। ओके, उसकी जो कहीं कहीं बाहर वाली टेरिटरीज थे, तो जो बात करें चालुक्य की, तो कहीं ना कहीं उसकी जो कुछ टेरिटरीज उसकी भी ले ली थी। The Samanta inscription of 754 C records the Danti Durga overthrow the last Chalukya ruler of Badami called Kirtivarman II and assumed full imperial rank and described himself as पृथ्वी वल्लभा महाराजा धीराज परमेश्वर एंड परम भट्टाकर। ठीक है, जो हमने इसके पहले भी रिकॉर्ड्स टाइटल्स पढ़े, जब हम बात करें उसके, तो मैंने क्रोनोलॉजिकली से पिछले वाले स्लाइड पे बताया कि जो उनके रूलर्स थे, ठीक है, राष्ट्रकूट के रूलर्स, तो दंती दुर्ग के बारे में जो बताया, तो उसने ये टाइटल्स लिए थे। अभी हमको पता लगा क्यों टाइटल्स लेते थे, क्योंकि जब मैंने को पहले बताया कि जब कोई रूलर विजय होता है या कोई विक्ट्री करता है तो अपने आपको टाइटल देता है। ओके, तो यहाँ पर बात करें अगर दंती दुर्ग ने, तो उसने 754 का जो इंस्क्रिप्शन है, संबंध इंस्क्रिप्शन, उससे हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से उसने चालुक्य बादामी का जो सबसे लास्ट पावरफुल रूलर था, लास्ट रूलर कीर्तिवर्मन सेकंड, उसको हराया और वहाँ पर भी अपना टेरिटरी उसको ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, वहाँ पर भी अपना डोमिनियंस बना लिया। Kirtivarman continued to rule with diminished glory until the region of Dantidurg. Dantidurg described his territory as comprising 4 lakhs of villages, which probably include his sway only over a little more than वन हाफ ऑफ चालुक्य एम्पायर ऑफ बादामी। सो यहाँ पर बात करेंगे कि जो कीर्तिवर्मन है, जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि जो दंतिदुर्ग के उसने लास्ट चालुक्य के एम्पायर जो एम्पायर जो था कीर्तिवर्मन सेकंड, उसको हरा दिया था और उसकी टेरिटरी को भी कहीं ना कहीं उसकी टेरिटरी पे भी अपना डोमिनेशन बना लिया। सो यहाँ पर बात करें तो कीर्तिवर्मन जो था उसने कहीं ना कहीं उसके शरण में रह के, दंतिदुर्ग के शरण में रह के अपना एम्पायर चलाया और जब तक दंतिदुर्ग था उसने भी कहीं ना कहीं अपनी टेरिटरी पर रूल किया। मतलब जो कीर्तिवर्मन था, ठीक है, उस टाइम के अब जो दंतिदुर्ग था उसने कीर्तिवर्मन को हराया, ठीक है, लेकिन जो दंतिदुर्ग ने बोला कि आप अपने टेरिटरी पे खुद रूल कर लो, कोई बात नहीं है, बट आप हमको लैंड टैक्स दोगे और भी जो कि हमको आपके टेरिटरी से जो भी कुछ चाहिए होगा हम उसको लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये इनके शरणार्थी हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं जो चालुक्य एम्पायर है अब वो मतलब डोमिनेंस इसी का, जैसे आज के बात करें तो बाद लेटर इंडिया की बात करें जो 90s का इंडिया, उसके बाद डोमिनेंस कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का था ही, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में उन्होंने बोला कि कहीं आप अपनी सरकार बना लो, जैसे इंडियंस के टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी चालुक्य को बोला कि कहीं ना कहीं रूल आप खुद ही कर लो। कीर्तिवर्मन जो उसका पहले का रूलर है यहाँ पर बैठा हुआ, उसको बोला कि आप खुद रूल कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हमको टैक्स देना पड़ेगा और भी जो चीज़ें हैं वो लेंगे। ठीक है, Dantidurg died childless, which arose a dispute between Krishnaraja I, his uncle, and other family members who succeeded in seizing the throne for a while, but whom Krishnaraja I overthrown easily in 756 C. Because of his popularity, he had the title Shubhatunga, high in prosperity, and Akaleshwara, consultant trainer, mentioned in the Patnath inscription of Krishnaraja I of 772 C. The newly established Rashtrakoot kingdom expanded in all directions under him. He started with the compilation of overthrow the Chalukyas of Badami. The Bandhak plates of 772 C shows that the whole of Madhya Pradesh had come under his rule. अच्छा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम की ये होती थी कि जब अगर कोई किंग है, कोई रूलर है, अगर उसका कोई आगे आने वाला सक्सेसर नहीं होगा, तो उसके लिए भी लड़ाइयाँ चलनी स्टार्ट हो जाती है। कहीं ना कहीं ये बड़ी बात जो है किसी भी का बड़ी ज़्यादा एम्पायर्स है उसको उसके डाउनफॉल का वो रीज़न बन गया। क्यों? क्योंकि जब बात करते हैं अगर पता कि आपका किंग जो उसका कोई सक्सेसर नहीं है, तो लोग उसको मारने की उसमें लगे पड़े होते हैं कि अगर हम उसको मार देंगे तो शायद हमारा नंबर आ जाए। ठीक है, उसके जो ऑब्वियसली जो किंग के जो नीचे वाले लोग होते हैं, जो मंत्री होते हैं, जो सेनापति होता है, ओके, या फिर उसके जो किंग के बाद जिसके सबसे ज़्यादा प्रोबेबली हाई चांसेस होते हैं, वो कोशिश करता है कि जो किंग को ओवरथ्रोन कर दे और वो खुद किंग बन जाए। सो यहाँ पर ये बात हो रही है कि दंतिदुर्ग के बाद दंतिदुर्ग का कोई सक्सेसर नहीं था। सो यहाँ पर बात हो गई पॉलिसी ऑफ, जब हम पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया, तो वहाँ पर पढ़ते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो ये वही वाली बात होगी, अगर आपका सक्सेसर नहीं होगा तो जो टेरिटरी जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के पास चली जाएगी। सो ये वहाँ पर ऐसे हो रहा है कि अगर इसका कोई बेटा है, सो इसने कोई बेटा भी अडॉप्ट नहीं किया था, या अगर हो किया भी तो शायद माना नहीं जाता। सो दंतिदुर्ग के मरने के बाद, क्योंकि उसका कोई आगे वंश नहीं था, कोई उसका सक्सेसर नहीं था, इसीलिए अब दंतिदुर्ग तो मर गया। अब उसके बाद उसके आगे दो हैं, ठीक है, दो बंदे हैं जो कि दो पार्टीज हैं जो कि थ्रोन को संभालेंगे, जो कि सिंहासन पर बैठने के लाइन में है। ठीक है, सबसे फर्स्ट है उसका अंकल कृष्णराज फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड उसके जो रॉयल फैमिली में शायद उसके जो भाई वगैरह होंगे या फिर और भी जो उसके फैमिली में होंगे वो सब फैमिली मेंबर्स। ठीक है, सो दो हैं यहाँ पर। सो बाद में बात करते हैं, तो बाद में जो है अंकल जो है उसके जो अंकल है कृष्णराज फर्स्ट, ठीक है, दंतिदुर्ग के बाद जो कृष्णराज फर्स्ट है उसके अंकल होते हैं। सो वो जीत जाते हैं, ये कॉन्स्पायरेसी, और बाद में वो किंग बन जाते हैं। ओके, सो हमको देखने को मिलता है कि कृष्णराज फर्स्ट के टाइम पे कहीं ना कहीं उनका जो राष्ट्रकूट का एम्पायर है वो बहुत ही ज़्यादा उसका स्प्रेड हुआ, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ, इवन कि मध्य प्रदेश तक की टेरिटरीज उसके अंडर आ गई थी। और हमने बात की कि चालुक्य बादामी का जो लास्ट रूलर कीर्तिवर्मन, वो
दंती दुर्ग है जब तक वो रूल कर रहा है। कहीं ना कहीं दंती दुर्ग उसको आश्वासन दिया, विश्वास दिया कि कोई बात आप रूल कर लो, बट आपको मतलब कहीं ना कहीं हमारे अधीन रहना पड़ेगा। बट जब बात करें कीर्तिवर्मन की, जो कीर्तिवर्मन आया और उसने इसको भी वो कर दिया और चालुक्य को ओवरऑल अपना अपना ही बंदा उधर बिठा दिया और कहीं ना कहीं चालुक्य बादामी के टेरिटरी को भी पूरी तरह से एनेक्स कर दिया था। ठीक है। He also expanded his empire in the southern direction by establishing lordship over the Ganga kingdom. Also, his son Yuvraj Govinda compelled Vijayaditya I of Vengi to have Vengi branch of Chalukya for formal submission. Rashtrakoot Empire under Krishnaraj I may thus be taken to extended over whole of modern Maharashtra state, a good part of the Mysore country, practically the whole of former Hyderabad state, and Vengi further east acknowledged his supremacy and got portion of Madhya Pradesh. So यहाँ पर ये बात बता रहा है कि जो दंती दुर्ग का जो भी रूलर आया था कितना ज़्यादा है, देखो वो रूल है या फिर कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसने आज के टाइम में मध्य प्रदेश, ठीक है, आज के टाइम का प्रेजेंट का जो महाराष्ट्र है, ठीक है, और वैसे कर्नाटक भी कहीं ना कहीं जो पार्ट हुआ होगा वो ओके आंध्र प्रदेश का, ठीक है। सो इतना टेरिटरी का जो पार्ट है कहीं ना कहीं आपने अंडर ले लिया था और उसने कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा पावरफुल थे वो। कृष्णराज फर्स्ट डाइड सम टाइम बिटवीन 722 टू 775। सो इसका जो टाइम पीरियड है, जो कहीं ना कहीं जब कृष्णराज मर जाते हैं उसका टाइम पीरियड जो है इतना ज़्यादा अभी स्पष्ट नहीं है। सो इस टाइम पीरियड के इस काल के बीच में इसके जो मृत्यु का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। ठीक है। एंड वाज फॉलोड ऑन द थ्रोन बाय हिज सन युवराज गोविंद द सेकंड। ऑब्वियसली अगर इसका सक्सेसर है तो इसका बेटा ही बनेगा। सब बात करें अगर दंती दुर्ग की, तो दंती दुर्ग का जो अंकल था जो है वो कौन था, कृष्णराज फर, और अब इसका बेटा है। ठीक है। कहीं ना कहीं दंती दुर्ग का वंश ऑब्वियसली खत्म हो गया और इसका वंश स्टार्ट हो गया, इसका शुरू हो गया। अब जैसे अगर इसका भी बेटा नहीं होता तो इसकी जगह कोई और बैठता, बट इसका जो बेटा है सक्सेसर है वो कहीं ना कहीं पावरफुल था, इसलिए इसका बेटा युवराज गोविंद सेकंड है, इसलिए वो आपके रूलर बन गया। ठीक है। राष्ट्रकूट एम्पायर का गोविंद सेकंड बियर द टाइटल ऑफ प्रभुत वर्षा एंड विक्रम अवलोका, द मैन विद द हीरोइक लुक इन द एलएस प्लेट। ठीक है। सो यहाँ पर जो गोविंद सेकंड है ये उसके टाइटल्स हैं। हिज नेम इज ओमिटेड इन सम ऑफ लेटर ग्रांट्स ऑफ लाइन। इट वाज ड्यू टू सिविल वॉर ऑफ द थ्रोन बिटवीन हिम एंड हिज यंगेस्ट ब्रदर ध्रुवा रूलिंग इन द रीजन ऑफ नासिक एंड खंदेश एज गवर्नर। द फर्स्ट वॉर बिटवीन ब्रदर्स एंडेड डिजास्टरली फॉर गोविंद सेकंड। ही देन allied with Pallava ruler of Kanchi, Ganga king, the king of Venki and ruler of Malwa, who were traditionally foes of the Rashtrakuts, but got defeated in battle with Dhruva, assumed the sovereignty. Dhruva, okay. सो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जो कृष्णराज सेकंड है उसका टाइम पीरियड कहीं ना कहीं इतना अच्छा चलता नहीं है, या फिर उसका किस्मत इतनी अच्छी होती नहीं, क्योंकि जब बात करें उसके तो उसके बाद में उसके जो थ्रोन है उसके लिए लड़ाई होती है। उसके बाद में कुछ समय के लिए उसका जो छोटा भाई है, यंगर ब्रदर है जो ध्रुवा, ठीक है। सो बाद में वो जब उसके साथ बैटल होती है तो जो कृष्णराज फर्स्ट है वो पल्लवों के साथ भी कहीं ना कहीं अपनी अलाइंस बना लेता है। ठीक है। चालुक्यों के साथ भी अपनी अलाइंस बना लेता है कि उसकी हेल्प करें वो, और कहीं ना कहीं ध्रुवा को हरा सके। लेकिन बाद में देखने को मिलता है कि जो ध्रुवा है वो जो ध्रुवा है वो कृष्णराज को हरा देता है, और गोविंद को हरा देता है, और बाद में टाइटल को जो थ्रोन पे वो बैठता है। और बाद में वो कौन कौन से टाइटल लेता है ध्रुव, ठीक है, वो लेता है निरुपमा, काली वल्लभा, ध्रुवराश, धारावर्ष एंड श्री वल्लभा। ठीक है। सो ये देखने को मिलता है कि कृष्णराज का बेटा कौन है, गोविंद सेकंड। ठीक है। गोविंद सेकंड है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए थ्रोन पे आता है, लेकिन उसकी फाइट होती है किसके साथ, उसके छोटे भाई ध्रुव के साथ, और ध्रुव उसको हरा देता है। उसके बाद ध्रुव बनता है राष्ट्रकूट का नया रूलर। ठीक है, समझ के। Dhruva severely punished all kings who assisted Govinda II in the later civil war. After securing the throne, he made his younger but eldest son Govind III emperor during his lifetime. So यहाँ पर बात करें कि उसके बाद जो ध्रुव से है ना, उसने उसके बाद उन सभी राजाओं को कहीं ना कहीं सजा दी, आप बोल सकते हो, या फिर उनको पनिशमेंट दी कि आपने क्यों, जब गोविंदा सेकंड की बात करें तो गोविंदा सेकंड ने ऑब्वियसली जो दूसरों के साथ अलाइंस की थी दंती ध्रुव को हराने के लिए। सो बाद में ये उनको रूलर्स को भी बहुत अच्छी तरह से मजा चखा देता है, और उनको पनिशमेंट देता है, कहीं कहीं उनके टेरिटरी अनाज करता है, और बोलता है कि मतलब आपने इसका साथ दिया था मुझे हराने के लिए, सो अब इसकी आपको सजा तो इसलिए भुगतनी पड़ेगी। सो ध्रुव है जो उन सभी किंग्स को कहीं ना कहीं पनिशमेंट देता है। और बात करें उसके तो उसके बाद जब इसका ध्रुव का टाइम पीरियड आ जाता है, देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं इसका लास्ट टाइम आ जाता है, तो अपने सबसे छोटे बेटे और जो कि सबसे कहीं ना कहीं डोमिनियंट होता है और जो उसके एलिजिबल होता है, ठीक है, एलिजिबल तो कहीं ना कहीं बात उसको बड़ा बेटा ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उसमें कुछ क्वालिटीज अपने बेटे जो सबसे छोटा बेटा है गोविंद III उसमें अच्छी लगी, सोच लिए उसने उसको राष्ट्रकूट का नया पैर बनाया। सो यहाँ पर देखो कौन कौन सा हमको ऑब्वियसली बहुत से अच्छे तरह से याद हुआ होगा, साथ साथ में पढ़ते जा रहे हैं, रिविजन भी करते जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट दंती दुर्ग, ठीक है, उसके बाद कृष्णराज आया, कृष्णराज उसका अंकल था, क्या कृष्णराज का बेटा कौन है, उसके बाद आपको देखने को गोविंद II। ठीक है, गोविंद सेकंड, लेकिन गोविंद सेकंड की लड़ाई किसके साथ हुई, अपने भाई के साथ हुई, ध्रुव के साथ। ठीक है, ध्रुव बना और ध्रुव ने अपने सबसे छोटे बेटे को बनाया, ठीक है, गोविंद III। ठीक है, गोविंद III
793 टू 1844, जिससे गोविंद III जिसका टाइम पीरियड 793 से 1814 तक चलता 1814 तक चला, बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर हु हैड टाइटल्स ऑफ जगतुंगा, ठीक है, प्रोमिनेंट इन द वर्ल्ड, कीर्ति नारायण, जन वल्लभा, त्रिभुवन धवाला, प्रभूत वर्षा और श्री वल्लभा, ठीक है। सो इसके टाइटल्स हैं, ऑब्वियसली इसने इतने टाइटल्स होंगे, कहीं ना कहीं इसके जो एक इतना डोमिनेंट रहा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका जो टाइम पीरियड था वो अच्छा रहा होगा। ओके, गोविंद III की बात चल रही है। ओके, he first quelled with the rebellion of his elder brother in the south. In the north, after a successful expedition against Nagbhatta of Kannauj and annexation of Malwa, along with Kusala, Kalinga, Vengi, Dhal, and Odatka, Govinda III again turned to the south. We are told to Sanjan inscription that Govinda terrified the Kerala Pandya and Cholas king and caused Pallavas to wither. The Gangas of Karnataka, who became dissatisfied through businesses, were bound to down with fitters and met with death. Govinda's southern campaign seems to know more than a Digvijaya, the traditional proclamation of superior power by temporal monarchs across the territory of neighboring rulers, demanding token of their submission. Performing better than their father's expectations, he spread the fame of Rashtrakoot Empire literally from the Himalayas to Cape Capricorn through his skills, both his diplomacy and on the battlefield. It is said that Rashtrakoot became as inaccessible as the Yadavas after the birth of Shri Krishna. अच्छा, सो यहाँ पर जो है ठीक है। सो यहाँ पर गोविंदा III की बात चल रही है कि किस तरह से वो रूल में आया। हमने देखा कि जो हमने देखा था कि जो ध्रुव था ना, ठीक है, उसने उसने अपने सबसे छोटे बेटे गोविंदा III को रूलर बनाया, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं उसमें एलिजिबिलिटी देखी थी, कैपेसिटी देखी थी, ठीक है। और गोविंदा III उसके जो पिता का जो विश्वास था उस पर खरा उतरा। ओब्वियसली देखो जो उनका जो दंती तुर्क से टाइम पीरियड जो चल रहा था, कहाँ से कहाँ तक चल गया, और किस तरह से हर जो भी सक्सेसर आ रहा है वो अपना रूल एक्सपेंड कर रहा है ओब्वियसली। सो एक से बढ़कर एक रूलर आ रहा है यहाँ पर। सो इसने अपने पिता का नाम कहीं ना कहीं रोशन किया ओब्वियसली, और अपने पिता के जो एक्सपेक्टेशन थी इसके पिता को, इससे कि वो मेरे जो राष्ट्र है, मेरे एम्पायर को इतना एक्सपेंड कर देगा, ओब्वियसली इसने उससे शायद कहीं ज़्यादा कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर बताए नॉर्थ लेकर साउथ तक इसने कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी चलाई का पॉलिटिकल कैंपेन चलाई, जिसमें इसने बहुत सारे टेरिटरीज भी एनेक्स की। यहाँ पर अब बात करते हैं जब ये रूल में आया नया सो हमने देखा कि अब ये यंगर ब्रदर है, ठीक है। सो इसके पिता ध्रुव ने अपने यंगर बेटे को रूलर बनाया, लेकिन जो एल्डर है उसका क्या होगा, ठीक है। सो इसने अपने एल्डर ब्रदर के साथ भी लड़ाई की, कहीं ना कहीं उसके जो रेबिलियंस थे उसने जो उसके खिलाफ क्रांति रेबिलियन की थी, उसके खिलाफ जो लड़ाई छिड़ी थी उसने उसको भी दबाया, सप्रेस किया, खत्म किया। ओके, और ओवरऑल बात करें उसके बाद फिर साउथ में आया, किस तरह से दूसरे रूलर्स के साथ लड़ा और उसने उनको भी हराया। ओके, Govinda's successor became his only son, Maharaja Sarva, better known as Amogvarsha first, 814 to 878 CE, who was also, like his father, proved himself as one of the greatest Rashtrakoot monarch. ओके, सो हमको गोविंदा के बाद उसका नेक्स्ट जो सक्सेसर है वो कौन देखने को मिलता है, अमोघवर्ष। ऑब्वियसली अगर आपने हिस्ट्री से पहले भी कहीं पढ़ी होगी तो अमोघवर्ष का नाम सुना होगा। सो यहाँ पर ये बता रहा है कि देखो ऑब्वियसली अमोघवर्ष भी अपने ही पिता की तरह इतना ही साबित हुआ, जिस तरह से उसका पिता था डोमिनेट, जिस तरह से उसका पिता इतना पावरफुल था, उससे वो भी इतना ही ज़्यादा पावरफुल था। ओके, तो उसका टाइम पीरियड 1844 से 1878 काफ़ी लॉन्ग टाइम है। ओके, सो इसने भी देखा कि इसने भी अपना टेरिटरी बहुत ज़्यादा बढ़ाई थी। ओके, अमोघवर्ष रूल फॉर 68 ईयर्स, देखो जो 68 ईयर्स तक इसने रूल किया था, ठीक है। But by temperature, he preferred Digvijay in the spheres of regions, literature, and architecture better than to war. He had titles the emergence of Rashtrakuts in the later civil war at son गोविंदा III। तो यहाँ से एडिटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। सो यहाँ जो ये लाइन्स इसके आगे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर नीचे हो गई, कोई बात नहीं। तो उसके पास टाइटल कौन कौन से हैं, ठीक है। नीरपतुंगा, अतिशयाद वाला, महाराज शांदा, वीर नारायणा। सो ये सब थे अमोघवर्ष के टाइटल्स, ठीक है। ही वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड यूज टू स्पेंड हिज टाइम विद द कंपनी ऑफ जैन मोक एंड अदर फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल मेडिटेशन। हिज इंस्क्रिप्शन काउंट हिम अमंग द मोस्ट प्रोमिनियंट फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। सो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो अमोघवर्ष किस तरह से जो ओवरऑल वो कहीं ना कहीं रिलीजियस के लेवल पर टॉलरेंस है, ठीक है, कहीं ना कहीं ओवरऑल आर रिलीजियस को कहीं ना कहीं लिबर्टी दे रहा है, कहीं ना कहीं। ओके, ऑब्वियसली हमको ये देखने को मिलता है कि जो अमोघवर्ष, ठीक है, वो किसको फॉलो कर रहा है, कहीं ना कहीं किस जैनिज्म को फॉलो कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका जो झुकाव है वो जो उसका जो मन है वो जैनिज्म में ज़्यादा लग रहा है, और वो अपने ज़्यादा इंस्क्रिप्शन में उसकी इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलता है कि जो जैनिज्म है वो बताया गया, ठीक है। अमोघवर्ष को कहीं ना कहीं जो है उसकी इंस्क्रिप्शन में जैनिज्म का फॉलोअर बताया हुआ है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। He did not promote only Jainism but also the Brahminical religion and also performed several rituals of welfare of his maker of capacity of Seti Manyaketa and to excellicity of Indra. There were many rebellions in the far-flung Rashtrakoot Empire under his long reign. His death was followed by accession of his son Krishna II in about 879 CE. Krishna II had the titles Aklavarsh and Shubhatunga. He was not wholly successful in curbing rebellions. The only success of these reasons was termination of Lata viceroyalty. The war he undertook against the Vengi and Cholas got him to the whole nothing but disastrous disgrace and exile of some time. His son Indra III became king 915 CE. Indra had the titles of Nitya Varsha,
रतकांतपुरा कीर्ति नारायण। सो ओके, तो यहाँ पर ये बता रहा है अमोघवर्ष के कहीं ना कहीं अमोघवर्ष की जीवनी, अमोघवर्ष की जो बायोग्राफिकल वो बता रहा है कि किस तरह से जो अमोघवर्ष है वो टाइटल्स में आया, कहीं कहीं वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, और जो अमोघवर्ष था वो जैनिज्म को कहीं ना कहीं उसके जो इंस्क्रिप्शन थे उसमें हमको फॉलो करने को देखने को मिलता है। ठीक है, सो उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि अमोघवर्ष जो था वो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा पीस लविंग इंसान था, वो पीस लविंग रूलर था, और लिटरेचर का भी उसको कहीं काफ़ी शौक था, वो कहीं ना कहीं पोइट भी था। ओके, और उसके बाद देखने को मिलता है उसका जो सक्सेसर है वो कौन है, उसका अपना बेटा है। ओके, सो इंद्र थर्ड। ठीक है, और इंद्र थर्ड के हमने देखे ये टाइटल्स हैं। ओके, Amogvarsh first grandson Indra III established the empire. The advance of Rashtrakoot forces through Lata and Malwa right up to Kalpi and Kannauj, and the dethronement of Mahipala were no doubt significant military achievement of Indra. After the defeat of Mahipala and sack of Kannauj 1915 CE, Indra III was the most powerful ruler of these times, according to Al-Masudi, who visited India at the time. The Rashtrakoot king Palhara or Vallabh Raja was the great king of India, and most of Indian rulers accepted his suzerainty and respected his envoys. ठीक है, सो यहाँ पर हमको देखने मिलता है कि किस तरह से अमोघवर्ष का जो बेटा इंद्र था, इंद्र थर्ड आया था, इंद्र उसका जो पोता था वो किस तरह से कितना रूलर था, कितना पावरफुल रूलर था। ओके, हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से उसने ओवरऑल जो लोगों के जो ओवरऑल जो राजाओं को घुटने टिका दिए थे वो कहीं ना कहीं अपने डोमिनियंस में ले आया था। ओके, और ये भी देखने को मिलता है कि किस तरह से जो उसके उसके जो टाइम पीरियड से पहले जब अमोघवर्ष की बात करें और दूसरे की बात करें तो कहीं ना कहीं जो इतना पावरफुल, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीच में इतना ज़्यादा जब हम बात करें अमोघवर्ष की तो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाया था। ठीक है, कहीं उसने इतनी ज़्यादा एक्सेस नहीं की, लेकिन बात करें इंद्र थर्ड की तो जब वो आया उसने वापस से अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी स्टार्ट करना शुरू कर दी और कहीं ना कहीं राष्ट्रकूट एम्पायर को और आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ओके, Indra III's reign comes to close towards the end of 920 CEC. He was followed on the throne by his son Amogvarsh II and reigned for 1 year according to the Bhandana grant of Silhara Parajita 970. A younger brother, the ambitious Govinda IV, celebrated his coronation with great pomp. Govinda IV and the title Suvargavarash Chanakya Chaturmukha Vikranta Narayana एंड निरुक्ति तिरंत्र। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर बता रहा है इंद्र थर्ड जो कि नया पावरफुल रूलर था, उसके बाद जब उसका टाइम पीरियड कहीं ना कहीं खत्म हो, जब उसका जो लास्ट टाइम पीरियड था 927 के आसपास, तो उसका जो बेटा है अमोघवर्ष सेकंड, ठीक है, वो आता थ्रोन में। लेकिन बात करें तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल रूलर नहीं हो पाता, या इतना ज़्यादा टाइम पीरियड उसका नहीं आता, तो कहीं ना कहीं अमोघवर्ष सेकंड जो है वो भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। उसके बाद उसको अमोघवर्ष सेकंड का बेटा आता है, उसका जो सॉरी यंगर ब्रदर आता है, जो छोटा भाई आता है गोविंद फोर्थ। ठीक है, गोविंद फोर्थ, सो वो थ्रोन पे बैठता है। ओके, सो उसने टाइटल्स लिए थे, ये उसके टाइटल्स हैं। ओके, he was not a good king. His life, rule, and acquisition of throne provoked resentment among the feudatories. They became united for a revolution which ended with the defeat and dethronement of Govinda IV and transfer of the crown of Amoghvarsh III. In 934 CE to 935 CE, for saving their fair name of royal family. Amoghvarsh III had a short reign of 4 to 5 years. He was gentle, peaceful, and wise king, and strongly marked by religious mind. So हमको देखने को मिलता है कि जो उसके बाद जो गोविंद थर्ड आया। ओके, सो गोविंद फोर्थ जब आया हमको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं वो इतना अच्छा रूलर नहीं होता, उसका जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन या फिर और जो उसकी सोसाइटी होती है, जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो से इतने खुश नहीं होते हैं। सो इसका जो टाइम पीरियड है वो कहीं ना कहीं 1 साल को देखने को मिलता है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि अमोघवर्ष थर्ड आ जाते हैं। ओके, सो अमोघवर्ष थर्ड का जो टाइम पीरियड वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा लंबा नहीं होता, 4 साल के लिए ही होता है, और बट हमको देखने को मिलता है कि ये नाइस एंड जेंटल पर्सन। ओके, सो कहीं ना कहीं पीस लविंग होते हैं, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते हैं। ओके, he engaged himself in the promotion of royal family by granting many villages to Brahmins and building many temples of Shiva. His son and Yuvaraja Krishna III managed all the other affairs of state. His greatness as a soldier is indeed arrested by early wars. He weighed and as crown prince on the behalf of his brother-in-law Tuga, and perhaps by the success of Rashtrakutam in the confused struggle that went on the Vengi kingdom. The Deoli and Kadavara plates indicate that Krishna III became king after his father's death in 939 CE and bestowed with the particular imperial title Akaleshwara. ओके, सो यहाँ पर ये बता रहा है कि जब यहाँ पर गोविंद फोर्थ आ जाता है वो कहीं ना कहीं इतने ऐसे रूलर नहीं होता, उसकी जो प्रजा होती है वो इतना खुश नहीं होती है, वो उसका जो टाइम पीरियड वो 1 साल रहा होता है, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद जो अमोघवर्ष थर्ड आता है रूल करने, लेकिन अमोघवर्ष जो हमको देखना है उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक पीस लविंग एक जेंटल किंग है। ओके, और कहीं ना कहीं स्ट्रांगली पीसफुल शांति पे बिलीव करता है। ओके, सो उसने अपने टाइम के पीरियड में जब हम देखते हैं कि बात करते हैं तो लैंड ग्रांट सिस्टम काफ़ी यूज़ किया, ठीक है, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट सिस्टम, ब्राह्मण्स को काफ़ी ज़्यादा लैंड उसने डिस्ट्रीब्यूट किया ओबियसली, और कहीं ना कहीं उसने टेम्पल्स भी बड़े ज़्यादा बिल्डिंग बनाई, और अपने बेटे उसका जो बेटा था, ठीक है, जो कृष्णा थर्ड है,
उसका जो बेटा अमोघवर्ष थर्ड का बेटा जो कृष्णा थर्ड है वो कहीं ना कहीं उसका जो प्रिंस माना ऑब्वियसली जो अमोघवर्ष है उस टाइम का जो किंग है उसका जो बेटा है कृष्णा वो कहीं ना कहीं प्रिंस ऑब्वियसली युवराज है। सो जो युवराज था वो अपने पिता का हमेशा कार्य में हाथ बटाता था, कहीं ना कहीं सपोर्ट करता था, साथ देता था और कहीं ना कहीं सीख रहा था कामों के। सो उन दोनों ने राजा और युवराज ने मिलकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लिटरेचर को भी और आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके टाइम के पीरियड में हमको देखने को बड़ी ज़्यादा टेंपल बिल्डिंग भी देखने को मिलती है। ओके, सो यहाँ पर जब बात करते हैं उसके बाद जब अमोघवर्ष की डेथ हो जाती है 939 सी में, सो उसके बाद ऑब्वियसली इसका जो राष्ट्रकूट का जो नया रूलर है वो कौन होगा, अकलेश्वर है। ओके ओके, सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से टॉपिक चल रहा है हमारा अभी तक। अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी 1 मिनट में हमारी रिवीजन हो जाएगी। अगर क्रोनोलॉजिकली अगर हम 1 मिनट में रिवीजन देखें तो हमारा राष्ट्रकूट की अगर आपको कोई पूछे कि राष्ट्रकूट एम्पायर के जो रूलर्स के क्रोनोलॉजिकल नाम तो ऑब्वियसली कितना आसान है। सबसे पहले हमारा दंती दुर्ग। ओके, सो देखो सबसे पहले दंती दुर्ग आया, ठीक है। ओके, सो दंती दुर्ग के बाद उसके अंकल आया कौन, कृष्णराज, ठीक है। ओके, सो हमको कृष्णराज फर्स्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद कृष्णराज फर्स्ट अपने बेटे गोविंद को बनाते हैं, ठीक है, रूलर। लेकिन हम बात करते हैं गोविंद के तो गोविंद सेकंड है जो उनके अपने छोटे भाई के साथ लड़ाई हो जाती है ध्रुव के साथ, ठीक है। उसके बाद ध्रुव बनते हैं, ध्रुव ने उनको राया तो ध्रुव बनते हैं, ठीक है। ध्रुव अपने यंगर तो ध्रुव इसके जो छोटे भाई यंगर होते हैं, सो ध्रुव भी अपने यंगर बेटे को रूलर बनाते हैं, ठीक है। ओके, सो ध्रुव का आपको हमको सक्सेसर कौन मिलता है, गोविंद थर्ड, ठीक है। उसके बाद गोविंद का आगे हमको कौन मिलता है, अमोघवर्ष, ठीक है। अमोघवर्ष का आगे बाद हमको देखने को मिलता है कि गोविंद फोर्थ आया, ठीक है। गोविंद फोर्थ आया। उसके बाद कहीं कोई इतना ज़्यादा पावरफुल रूलर नहीं था, इतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उसके बाद हमको मिलता है अमोघवर्ष सेकंड मिलते हैं, ठीक है। अमोघवर्ष सेकंड, ओके। अमोघवर्ष सेकंड के बाद हमको मिलता है, ओके। सो अमोघवर्ष के बाद उसका बेटा कौन आता है, उसके बाद आता है इंद्र, ठीक है। ओके, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी। यहाँ के बाद जब गोविंद के बाद अमोघवर्ष आता है, ठीक है। अमोघवर्ष के बाद इंद्र आता है, ओके। इंद्र उसके बेटा, उसके बाद इंद्रा के बाद आता है अमोघवर्ष सेकंड, ठीक है। अमोघवर्ष सेकंड, उसके बाद अमोघवर्ष के साथ आता है गोविंद आता है थर्ड, गोविंद फोर्थ। उसके बाद गोविंद फोर्थ के बाद हमको देखने को मिलता है अमोघवर्ष थर्ड, ठीक है। अमोघवर्ष थर्ड, और अमोघवर्ष थर्ड के बाद हमको देखने को कौन मिलता है, अमोघवर्ष थर्ड देखने के बाद हमको उसका जो बेटा अभी जो चल रहा है कौन है, उसके बाद उसका बेटा आता है कृष्णा थर्ड, ठीक है। कृष्णा थर्ड, ओके। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल इस तरह यहाँ से स्टोरी चलती आ रही है दंती दुर्ग से, यहाँ से, ओके। तो कितना अच्छे से स्टोरी अभी आपको एक किंग का नाम ही पता हो गया। थैंक यू, आई होप कि आपको सबको समझ आ रहा है। कृष्णा थर्ड वाज द लास्ट इन द लाइन ऑफ ब्रिलियंट रूलर्स, ठीक है। अब बात करें तो कृष्णा थर्ड की तो ब्रिलियंट रूलर मतलब कहीं ना कहीं राष्ट्र पावरफुल रूलर रहा होगा। ही वाज एंगेज इन अगेंस्ट द परमाराज ऑफ Malwa in the eastern Chalukyas of Vengi. The Khala plates issued from the king's camps at Mahalpad in the north. Krishna III defeated Chola king Parantaka first, ठीक है। 949 CE annexed the northern part of Chola Empire and distributed the Chola kingdom among their servants. He then passed down to Rameshwaram and set up a pillar of victory there and built a temple. After his death, all in late 966 CE or early 967 CE, his opponents united against his successor half-brother Kotiga. The Rashtrakoot capital Manikhet was sacked, plundered and burnt in 972 CE by Parmara kings and the emperor was forced to abandon Manikhet, ठीक है। Karka second succeeded Kotiga who was overthrown by Talilya second Chalukyas. The Bandhana grant of Aparajita 997 and the Kharipatna plates dated 1008 CE state that Talipa the Chalukyan defeated Karka in battle and the Ramarajya ceased to exist. It marked the end of Rashtrakoot Empire. ओके, सो इतने बड़े ज़्यादा पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, इसमें इतना ये लिखा हुआ है जो कृष्णा थर्ड है वो जो हमको राष्ट्रकूट जो लाइन जो राष्ट्रकूट की लेगेसी देखने को मिल रही है उसमें जो सबसे लास्ट रूलर नहीं होता लेकिन लास्ट पावरफुल रूलर माना जाता है। ओके, सो हु इज द फर्स्ट वन मोस्ट प्रोमिनेंट किंग ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी इज दंती दुर्ग, हु वाज द लास्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ okay, so who was the first ruler, yeah, who was the first branch, ठीक है, which is the first branch which is mentioned in an inscription or which we found about the Rashtrakoot Empire in an inscription, so that is Danti Varman, ठीक है। Danti Varman के बारे में हमको सबसे पहले मिलता है, लेकिन Danti Durg was the first prominent king. So who is the last prominent and who is the last brilliant and the monarchical, or you can say the one of the most powerful ruler of the Rashtrakoot dynasty, that is Krishna III. But who was the last ruler, obviously last ruler of the Rashtrakoot Empire, that is Kaka II, ठीक है, Kaka II। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद हमको देखने को मिलता है कि जब कृष्ण थर्ड था, ठीक है, उसको जब हरा दिया कहीं ना कहीं, उसके बाद जब कृष्ण थर्ड ने ना जब नीचे करें बात की तो जब साउथ में जब गया तो उसने बहुत सारे रूलर्स को हराया था, बहुत सारे उनको हराया था। ओके, तो जब वो जो टेरिटरीज उसने ऑक्यूपाई की तो वो टेरिटरी अपने सर्वेंट्स को दे देता था, ठीक है, कि आप लोग बांट लो, अपने सर्वेंट में बांटती है। उसके बाद जब आप बात करें वो उसने और जब साउथ में एक्सपेंशन किया तो वो बात करें तो रामेश्वरम गया, रामेश्वरम मजौर, ठीक है, उसने वहाँ पर आप पिलर ऑफ विक्ट्री बनाया, ठीक है, और वहाँ पर एक टेम्पल भी बिल्ड किया। ओके, उसके बाद हम बात करें जब उसकी डेथ की, जब उसके मरने की बात की तो उसके जो सक्सेसर थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, इसलिए जो दूसरे उसके जो
जो कहीं ना कहीं एनिमीज थे उन्होंने इकट्ठा हुए, एकजुट हुए और उस जो राष्ट्रकूट थी उस राष्ट्रकूट पे अटैक किया ऑब्वियसली, और राष्ट्रकूट को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया, और उसको जो सक्सेसर थे जो दो, वो कहीं ना कहीं अपनी जान निकाल के बचा के भागे, या फिर अपने आप को बचाया किसी तरह से, ठीक है। और बात करें उसके बाद में तो चालुक्य को जैसे हमने देखा कि किस तरह से जो राष्ट्रकूट ने चालुक्य के जो कीर्तिवर्मन था उसको बुरी तरह से जब दंतिवर्मन ने कीर्तिवर्मन को छोड़ा था, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके अंडर था, लेकिन बात करें उसके बाद की तो उन्होंने कीर्तिवर्मन को बहुत बुरी तरह से मार दिया और उसके टेरिटरी में कर दिया। चालुक्य चालुक्य कहीं ना कहीं अपने प्रतिशोध की अग्नि में उसके बाद के जो लास्ट के जो वीक रूलर थे उनको हरा देते हैं और उसके जो टेरिटरी ऑक्युपाई कर लेते हैं। ओके, इस तरह से हमको राष्ट्रकूट एम्पायर को जितना कहीं ना कहीं हम बात करें इंडिया के एक इतना एम्पायर था उसका एंड होता है। ओके, डिसइंटीग्रेशन एम्पायर ऑब्वियसली ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे एक इतना बड़ा एम्पायर जो इतने साल जिसने 200 साल ही रूल किया, सो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसका डाउनफॉल का क्या क्या रीजन रहे थे, क्या क्या कारण थे। ओके, Ahavamala, Talip Sara, one of the most potent federates of Rashtrakoot Empire, became strong enough within a few years of death of Krishna over Karaka II and established himself as independent monarch by laying the foundation of Western Chalukya's empire of Kalyani. There were several reasons behind the sudden disintegration of Rashtrakoot Empire. Rashtrakoot was continuously engaged in struggle with Pratyahara Chalukyas, Pallavas, Palas, who were eventually equally matched empires, which turned into a war and attrition and almost similar decline in the rivals' power. Rashtrakoot Empire was based on a large number of small and big federatries, and these Samanta took advantage of break away and founded small kingdoms. These federatries always aspired to independence, so local wars between them and overlords were frequent, which distributed peace of empire. Mughals never eliminated the threat of rebellion by subordinate rulers in his rule. Krishna, in the process of saving Rashtrakoot Empire, made it weak for the core. ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर ये बात हो रही है कि किस तरह से जो इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, इतने बड़े एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन इस तरह से होता है कि हमने देखा कि जो एक राष्ट्रकूट एम्पायर वो ओवरऑल बहुत बड़ा है। सो हम देखते हैं कि जितना बड़ा एम्पायर होगा उसको उसके उतने बड़े दुश्मन होंगे, जो जितना इंसान जितना फेमस होगा या जितना बड़ा इंसान होगा, जितना अमीर इंसान होगा उसके उतने ज़्यादा दुश्मन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें कि जो राष्ट्रकूट कितने ज़्यादा पावरफुल थे, जितने ज़्यादा उन्हें टेरिटरी एनेक्स की ओब्वियसली इनके ज़्यादा इतने ज़्यादा वो होंगे दुश्मन होंगे, क्योंकि इन्होंने इतनी टेरिटरी एनेक्स। अभी यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं हम जो राष्ट्रकूट का जो एम्पायर है वो यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रकूट के अगर लेट करते हैं मेन कैपिटल है, और जो ये टेरिटरी है इतना ओरिजिनली उनका एरिया, बाकी जो इतना टेरिटरी है वो इन्होंने एनेक्स किया। सो यहाँ के जो रूलर्स हैं अब जो कहीं ना कहीं जो इनके अंडर है, ठीक है, जो राष्ट्रकूट के अंदर यहाँ के रूलर, ये कहीं अभी इनके अंडर को रहना पड़ रहा है, जो राष्ट्रकूट बोलेंगे वही करना पड़ेगा, जितना टैक्स लगाएंगे वो देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो लोकल लेवल के रूलर ये भी चाहेंगे कि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, हम अपने आप को अपना किंगडम को चलाएं, अपनी तरह से रूल करें। सो कहीं ना कहीं जब बाहर का कोई इन्वेडर अगर इनको आता है बहला के फुसला के अगर आप हमारे साथ करते हो या फिर वो कर दो, तो कहीं ना कहीं मिल जाते थे उनके स्ट्रेंथ में आ जाते हैं। तो जो लोकल लेवल पर बात करें तो लोकल लेवल के रूलर्स की भी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या फिर एक बड़ी ज़्यादा वो है रोल है इनको इनका डिसइंटीग्रेशन करवाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि उनका वो भी इंडिपेंडेंट रूल करें। ठीक है, सो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एमरजेंसी ऑफ राष्ट्रकूट ऐसी कोई बात नहीं जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, वैसे मैंने आपको इतनी ज़्यादा डीप में बताया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और ये था इसका पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे इसके एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी और लिटरेचर के बारे में। हमने देखा कि किस तरह से जो राष्ट्रकूट है वो किस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओवरऑल लिटरेचर एंड आर्ट सेक्टर में। ठीक है, आई होप कि आप सबको कुछ ना कुछ नया समझाया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू, बाय बाय।